गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे साइंस का, जिसका हमारा सेकंड चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो आज हम डिस्कस करेंगे अम्ल और क्षारक के बारे में। अम्ल क्या होता है? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अम्ल की पहचान क्या होती है कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं और H+ आयन देते हैं। वे अम्ल जो H+ आयन देते हैं उसे हम अम्ल कहते हैं। और क्षार किसे कहते हैं? जो स्वाद में तीखे होते हैं यानी कसेले होते हैं। जिनका स्वाद कसेला आता है, तीखे होते हैं, उन्हें हम क्षार कहते हैं। और डेफिनेशन में क्या हो जाता है कि वे आयन जो OH- आयन देते हैं उसे हम क्षार कहते हैं। तो आज हम अम्ल और क्षारक के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे अम्ल। अम्ल क्या होता है? अम्ल के पढ़ेंगे हम सामान्य गुण। तो अम्ल के सामान्य गुण में सबसे पहला आता है हमारा कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ये स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। परंतु सभी अम्लों को चखना नहीं चाहिए। जो अम्ल होते हैं सबको चखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये संक्षारक होने के कारण त्वचा को जला देते हैं। ये होती है इनकी पहचान, ये होते हैं इनके गुण। अब दूसरा क्या होता है कि लगभग सभी अम्ल होते हैं वो जल में विलय होते हैं। सब तो नहीं, लेकिन ज्यादातर जो अम्ल होते हैं वो जल में विलय होते हैं। और हमारा तीसरा क्या आता है कि यह नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और मेथिल ऑरेंज विलयन में गुलाबी कर देते हैं। यानी जो हमारा नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अब हम कैसे पहचान करेंगे कि ये नीले को लाल करते हैं या लाल को नीला करते हैं? तो आप एक देखो, अम्ल। अम्ल में क्या होता है? हम ले लेते हैं अनल। तो अ से क्या हो गया? अम्ल, न से क्या हो गया? नीला, और ल से क्या हो गया? लाल। तो अम्ल नीले को लाल कर देता है। ये होता है कि अम्ल किसे कहते हैं। अब आप मेथिल ऑरेंज विलयन को अगर अम्ल के संपर्क में लाया जाता है तो इसका कलर कैसा हो जाता है? पिंक हो जाता है, गुलाबी कलर का हो जाता है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा HCl। अब HCl, H में क्या आया? H+ और Cl-। तो जो आयन जो H+ आयन देते हैं उन्हें क्या कहते थे हम? अम्ल। तो HCl। सेकेंड आता है हमारा CH3COOH, CH3COO- और H+, तो ये क्या हो गया हमारा? अम्ल। और आता है H2SO4। H2SO4 में जो H होता है वो धन आयन होता है और HSO4 हाइड्रोजन जो सल्फेट होता है वो पॉजिटिव माइनस में आ जाता है, यानी SO4-। अब नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 2 पर आता है हमारा क्षारक। क्षारकों के सामान्य गुण क्या होते हैं? ये अम्ल के जस्ट अपोजिट होते हैं। तो क्षारकों के सामान्य गुण में सबसे पहला क्या आता है कि ये स्वाद में तीखे होते हैं। वो कैसे होते थे? खट्टे होते थे अम्ल, लेकिन जो क्षार होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं? तीखे होते हैं। दूसरा आता है ये जल में विलय होते हैं। अम्ल कैसे थे? सभी जो अम्ल होते हैं वो ज्यादातर विलय होते थे, लेकिन जो क्षारक होते हैं वो जल में पूर्णतः विलय होते हैं और साबुन की भांति चिकने होते हैं। साबुन की भांति कैसे होते हैं? चिकने होते हैं। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। जो अम्ल था वो नीले को लाल कर देता था, अनल। इसका जस्ट अपोजिट क्षारक होता है। क्षारक होता है वो लाल को नीला कर देता है। ये होता है क्षारक। और जो फिनोलेफ्थेलिन होती है, अगर क्षारक के संपर्क में फिनोलेफ्थिन को लाया जाता है तो इसके विलयन का जो कलर होता है वो पिंक हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। NaOH, Na+ और OH-। बताया था कि वे आयन जो OH- देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्षारक कहते हैं। तो OH-। दूसरा आता है KOH। K+ होता है, OH- होता है, तो उसे क्या कर देंगे? K+ और OH-। तो ये हो गया हमारा क्षारक।
NH4OH तो NH4 प्लस हो गया और OH माइनस हो गया, तो ये कैसा हो गया? क्षारक। अब एक मुख्य पॉइंट है कि क्षारक और क्षार दोनों अलग अलग होते हैं। ये क्षारक थे। क्षार क्या होता है कि वे क्षार जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं, यानी जो जल में पूर्णतः घुल जाते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। ये थे हमारे अम्ल और क्षारक के सामान्य गुण। जो H+ आयन देते हैं उसे हम अम्ल कहते हैं और ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षार ये स्वाद में तीखे होते हैं। लाल लिटमस को नीला कर देते हैं और स्वाद में कैसे होते हैं? ये तीखे होते हैं। अब हम पढ़ते हैं सूचक। जो ये सूचक होते हैं, ये सूचक क्या होते हैं? तो सूचक के बारे में हम पढ़ेंगे। सूचक क्या होते हैं? सूचक क्या होते हैं कि वे ऐसे रंजक, रंजक कहते हैं डाई, ऐसे रंजक जो अम्लीयता और क्षारकता दोनों में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, उनके कलर में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। ऐसे डाइज, ऐसे रंजक जो अम्ल और क्षारों में भिन्नता, उनके कलर में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, उसे सूचक कहते हैं। तो ऐसे डाइज, ऐसे रंजक, ऐसे रंजक जिनके रंग में अम्लीयता और क्षारकता, ऐसे रंजक जिनके रंग में अम्लीयता और क्षारकता के जो कलर होते हैं, क्षारकता का माध्यम भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है, वो क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। सूचक कहलाते हैं, यानी अम्ल को मिलाने पर, उसके संपर्क में लाने पर और क्षार के संपर्क में लाने पर उसके कलर में जो भिन्नता होती है, डिफरेंस होता है, उसे हम सूचक कहते हैं। अब ये सूचक होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। सूचक 3 प्रकार के होते हैं। सूचक 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा प्राकृतिक सूचक, दूसरा होता है मान प्राकृतिक सूचक, दूसरा होता है हमारा कृत्रिम या संश्लेषित सूचक और तीसरा होता है हमारा गंधक सूचक। प्राकृतिक सूचक सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं कि जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, और प्रकृति में क्या आता है? पेड़ पौधे। तो ऐसे सूचक जो पौधों से प्राप्त किए जाते हैं वे प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। ऐसे सूचक जो पौधों से प्राप्त किए जाते हैं वे प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। वे प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि अम्ल के संपर्क में लाने पर, क्षार के संपर्क में लाने पर इनमें क्या परिवर्तित हो जाता है। तो हम लेते हैं जैसे हल्दी। हल्दी होती है वो हमारी पेड़ से प्राप्त की जाती है, पौधों से ही निकलती है हल्दी। हम देखते हैं कि अम्ल में क्या होता है और क्षार में क्या होता है। तो अगर हल्दी को अम्ल के संपर्क में लाया जाता है, यानी अम्ल के संपर्क में अगर हल्दी को लाया जाता है तो इसका कलर जैसा होता है वैसा की वैसा बना रहता है। हल्दी का कलर कैसा होता है? पीला। तो अगर इस हल्दी को अम्ल के संपर्क में लाएंगे तो इसका कलर पीला ही रहेगा, यानी इसका जो कलर होता है वो अपवर्तित रहेगा। लेकिन अगर हल्दी को क्षार के संपर्क में लाएंगे,
अगर हल्दी को क्षारक के संपर्क में लाएंगे तो जो कलर होता है हमारा, हल्दी का जो कलर किया जाता है तो वो लाल हो जाता है। अम्ल के संपर्क में लाने पर हल्दी का कलर कैसा होता है? अपवर्तित रहता है। लेकिन अगर इसे क्षार के संपर्क में लाएंगे तो इसका कलर चेंज हो जाता है। कैसा हो जाता है? रेड कलर का हो जाता है। ऐसे ही हम ले सकते हैं लिटमस। अगर जो लिटमस होता है, लिटमस को अम्ल के संपर्क में लाएंगे तो अम्ल के संपर्क में लाने पर लिटमस कैसा हो जाएगा? नीला। लेकिन क्षार के संपर्क में लाएंगे तो वो कैसा हो जाएगा? लाल। ये होते हैं हमारे प्राकृतिक सूचक। सेकंड आता है हमारा संश्लेषित। संश्लेषित सूचक, संश्लेषित सूचक या फिर इसे हम बोलते हैं कृत्रिम सूचक। इसे क्या बोलते हैं हम? कृत्रिम सूचक। तो ऐसे सूचक जो प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, ऐसे सूचक जो प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं, उन्हें हम कैसे कहते हैं? संश्लेषित सूचक कहते हैं। यानी जो जिनके अंदर केमिकल का प्रयोग किया जाता है, रसायनों का प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? संश्लेषित सूचक। तो ऐसे सूचक जो प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, प्रकृति में नहीं पाए जाते, नहीं पाए जाते, वे क्या कहलाते हैं? संश्लेषित सूचक कहलाते हैं। संश्लेषित सूचक कहलाते हैं। ये होते हैं संश्लेषित सूचक। अब प्रयोगशाला में क्या बनाया जाता है? जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एग्जाम्पल में आ जाता है मेथिल ऑरेंज और आ जाता है फिनोलेक्टेन, जो हमने अम्ल में और क्षार में भी एग्जाम्पल में इससे पहले पढ़े थे। तो इनके एग्जाम्पल में हम सबसे पहले लेते हैं मेथिल ऑरेंज और क्या हो जाता है? फिनोल होता है, फिनोलेक्टेन होता है। ये होते हैं इसके एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम कोई ले लेते हैं फिनोलेक्टेन। जो फिनोलेक्टेन होता है वो अम्ल के संपर्क में आता है। अम्ल के संपर्क में आता है तो उसका जो कलर होता है वो अपवर्तित रहता है। फिनोलेक्टेन अम्ल के संपर्क में आने पर उसका जो कलर होता है वो अपवर्तित रहता है फिनोलेक्टेन का। लेकिन अगर क्षार के संपर्क में आ जाता है तो इसका कलर पिंक हो जाता है। इससे पहले पढ़ा था कि अम्ल के साथ में तो अपवर्तित हो जाता है, लेकिन क्षारक के साथ में अगर इसमें मिलाया जाता है, संपर्क में आया जाता है तो इसका कलर कैसा हो जाता है? पिंक कलर का हो जाता है। सेम ऐसे ही मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज को अगर अम्ल के संपर्क में लाया जाता है तो उसका कलर कैसा हो जाता है? लाल या पीला, लाल या फिर कैसा हो जाता है? पिंक, लाल कलर का हो जाता है, थोड़ा हल्का डार्क में लाल हो जाता है। और क्षार के संपर्क में लाया जाता है अगर मेथिल ऑरेंज को तो उसका कलर कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे कि मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज और दूसरा होता है हमारा फिनोलेक्टेन। एग्जाम्पल में मेथिल ऑरेंज, फिनोलेक्टेन, फेनिल, ये इसके एग्जाम्पल हैं। नोट करके हम लिख सकते हैं कि मेथिल ऑरेंज को अम्ल के संपर्क में लाया जाता है तो इसका कलर पिंक यानी रेड हो जाता है, और क्षार के संपर्क में लाया जाता है तो इसका कलर येलो हो जाता है। फिनोलेक्टेन को अगर अम्ल के संपर्क में लाया जाता है तो इसका कलर अपवर्तित रहता है, लेकिन अगर इसको क्षार के संपर्क में लाया जाता है तो इसका कलर पिंक कलर का हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। ये थे हमारे सूचक। दो हो गए, संश्लेषित, प्राकृतिक। अब थर्ड था हमारा गंधक सूचक। गंधक सूचक को पढ़ेंगे कि गंधक सूचक क्या है। गंधक सूचक का जिन पदार्थों की गंध अम्ल या
क्षारकता के माध्यम में बदल जाती है। ऐसी यानी जिन पदार्थों की जो गंध होती है वो अम्लीयता में लाने पर और क्षारकता के माध्यम में दोनों में लाने पर चेंज हो जाए, उसे हम गंधीय सूचक कहते हैं कि अम्ल के संपर्क में आने पर इसकी गंध कैसी हो जाएगी और क्षार के संपर्क में आने पर इसकी गंध कैसी हो जाएगी। तो जो आपस में चेंज हो जाए उसे हम गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे जिन पदार्थों की गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम में के संपर्क में आने पर बदल जाए, उसे हम गंधीय सूचक कहते हैं। उसे हम गंधीय सूचक कहते हैं। यानी अम्ल के आने पर और क्षार के आने पर जो परिवर्तित हो जाए उसे हम कैसे कहते हैं? गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे हम लेते हैं प्याज का रस, लौंग का तेल, प्याज का रस अम्लीय माध्यम में। हम लेते हैं प्याज का रस अम्ल में और क्षार में। यानी अगर प्याज के रस को अम्ल में लाया जाएगा, अम्ल के संपर्क में लाया जाएगा तो इसकी जो गंध होगी वो तीक्ष्ण हो जाएगी। तीक्ष्ण का मतलब होता है बढ़ जाएगी, यानी कैसी हो जाती है? बढ़ जाती है या तीक्ष्ण हो जाती है। अम्ल के संपर्क में लाने पर यानी जो प्याज के रस को अम्ल के साथ में अगर मिलाया जाएगा तो इसकी गंध बढ़ जाएगी। और जो क्षार के संपर्क में अगर इसे लाया जाएगा तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जिसकी गंध जैसी है वह वैसी की होगी। लेते हैं लौंग का तेल। जो लौंग का तेल होता है अगर उसे हम अम्ल के संपर्क में लेके आते हैं तो जो लौंग का तेल की जैसी उसकी स्मेल होती है वो वैसी की वैसी ही रहती है। अम्ल के संपर्क में लाने पर समान रहती है और इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, दोनों में ये रहता है। तो ये थे हमारे सूचक, 3 प्रकार के थे। प्राकृतिक सूचक, सेकंड था संश्लेषित सूचक और तीसरा था गंधीय सूचक। अब हम पढ़ते हैं कि अम्ल और क्षारकों के सामान्य गुण, एसिड लेवल्स और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, इसके सामान्य गुण क्या होते हैं। तो अब आते हैं अम्ल की धातुओं के साथ में अभिक्रिया। सबसे पहली हेडिंग है हमारी कि अम्ल की धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो सक्रिय धातुएं जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक आदि की तनु HCl, हाइड्रोक्लोरिक या H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराने पर अम्ल से H2 विस्थापित हो जाता है। तो रिएक्शन हम देखेंगे, कोई भी धातु ले लेंगे हम, सोडियम, मैग्नीशियम या जिंक, कोई भी धातु लेते हैं उसके साथ में हम HCl या H2SO4 की रिएक्शन कराएंगे तो H2 प्राप्त होगी। तो हम लेंगे जैसे 2Na प्लस H2SO4 इजिकल टू Na2SO4 प्लस H2, ये बनेगी H2 हमारी विस्थापित होगी। सेकेंड हम लेंगे कि 2Na प्लस HCl, HCl के साथ में लेंगे HCl प्लस, तो HCl के आगे हम 2 लगा लेंगे 2HCl, तो इजिकल टू 2NaCl प्लस H2 विस्थापित हो जाएंगे। ये था अम्ल के साथ में, क्योंकि अम्ल क्या देते थे? H प्लस आयन देते थे। अब क्षारकों की धातुओं के साथ अभिक्रिया, अम्ल के साथ थी, अब देखेंगे क्षार की धातुओं के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है कि कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो क्षारकों के साथ क्रिया करके H2 गैस मुक्त करती हैं। अब वो कौन सी होती हैं? जैसे Zn प्लस 2NaOH इजिकल टू Na2ZnO2, ये फॉर्मूला होता है सोडियम जिंकेट प्लस H2, हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो जाएगी।
सेकेंड हम पढ़ते हैं अम्ल व क्षारक की धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करने पर क्या होता है, क्या मिलता है हमें। तो सबसे पहले हम अम्ल के साथ करेंगे, अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया करेंगे। तो धातु कार्बोनेट, धातु हम कोई भी ले सकते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, कोई भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ करेंगे। तो हमने ले लिया सोडियम, तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3, Na2CO3 प्लस 2HCl इज इक्वल टू 2NaCl प्लस CO2 और प्लस H2। अब अम्ल की धातु बाइकार्बोनेट के साथ, ये थी धातु कार्बोनेट के साथ, अब करेंगे अम्ल की धातु बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया। तो NaHCO3 ये होता है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला, और इसे केमिकल रिएक्शन में हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, प्लस HCl इज इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, NaCl प्लस CO2 प्लस H2O, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, हमें ये प्राप्त होगा। ये थी अम्ल के साथ अभिक्रिया धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट की। अब देखते हैं नोट क्षार के साथ। क्षार की धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया नहीं होती है। ये क्षारक धातुओं के साथ में और धातु बाइकार्बोनेट के साथ में कोई रिएक्शन नहीं बनाते हैं। ये थे हमारे केमिकल रिएक्शन एसिड एंड बेस के। तो आज के लिए बस इतना ही। कल नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आगे पढ़ेंगे और इसके आगे हम फिर से पढ़ेंगे। और ये इसने के लिए धन्यवाद। हमारे बेल आइकन को दबाएं, प्रेस कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।